हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये रासायनिक संयोग के नियम कितने होते हैं? रासायनिक संयोग के नियम 5 हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और चौथा है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और अंतिम और पांचवा है गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अब बच्चों, ये जो 5 नियम हैं ये रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की चर्चा करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? जब हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया में ये पाते हैं कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वह उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इस आधार पर जो नियम दिया गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्य उत्पन्न होता है और न ही द्रव्य नष्ट होता है। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन नो मास इज जनरेटेड एंड नो मास इज डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। यद्यपि इस परिवर्तन में जो भौतिक अवस्था या रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, इस जो द्रव्य संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बच्चों, यहां एक और चीज है कि भाई इसकी पुष्टि कैसे की जाए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। लैंडोल्ट ने क्या किया था? लैंडोल्ट ने एक ऐसे इस तरह की नली लिया, यच आकार की। अब इसमें उसने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट। क्या भरा? AgNO3। अब इधर भर दिया पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, Ki का सॉल्यूशन। इसके बाद इसको यहां से बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, बंद करने के बाद इसको हिलाया। जब हिलाया तो सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से मिल गई, पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट से मिल गई और रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन क्या हुआ कि AgNO3 प्लस Ki
बराबर AgI प्लस KNO3। अब ये जो है ये अभिक्रिया के पूर्व है, अभिक्रिया के पूर्व, और ये बच्चों है अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात। तो लैंडोल्ट ने क्या किया कि पहले जैसे सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को भरने के बाद इसको तौल लिया इस ट्यूब को, और जब इसको हिलाया डुलाया तो रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने के बाद फिर इस ट्यूब को तौल लिया। तो ये पाया कि अभिक्रिया के पहले जो इस ट्यूब का द्रव्यमान था AgNO3 और KI के साथ, अभिक्रिया के पश्चात भी जो द्रव्यमान इसका आया वो दोनों बराबर थे। अर्थात इसमें ना तो द्रव्यमान में कोई कमी हुई अभिक्रिया के द्वारा और ना ही कोई वृद्धि हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया के पूर्व जो द्रव्यमान है AgNO3 और KI का, वही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी है। यानी द्रव्यमान में ना तो वृद्धि हुई और ना तो कमी हुई। इसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यानी अभिक्रिया के पूर्व AgNO3 और KI का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात AgI और KNO3 का द्रव्यमान। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? लैंडोल्ट ने द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि कर दी कि अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान में कमी हो जाती है। अब बच्चों हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब बच्चों ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये नियम कहता है कि बच्चों किसी भी यौगिक को चाहे जिस किसी भी विधि से बनाया जाए, उस यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमान होंगे उनका अनुपात स्थिर रहता है। क्या समझे? किसी भी यौगिक को चाहे जिस विधि से बनाया जाए, अगर उसके बनाने की कई विधियां हों, तो जो यौगिक प्राप्त होगा उन विधियों से, उस यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होंगे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अब इसका निर्माण हम लोग कार्बन को जला के भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जैसे बच्चों है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर को गर्म करके भी हम लोग करते हैं CO2। जैसे बच्चों है सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम लोग अम्ल मिला दें तब ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हम लोगों ने 3 विधियों से बनाया। पहले कैसे बनाया? कार्बन को जलाकर। दूसरे में कैसे बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट या जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर को गर्म करके। और तीसरा हमने बनाया कि ये जो खाने वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी HCl की क्रिया के द्वारा, या इसको डायरेक्ट गर्म करके भी बना सकते हो। NaHCO3 को अगर सीधे गर्म कर दो तब ये बन जाएगा Na2CO3
प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे बना सकते हो। तो अब ये जो विभिन्न प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों विभिन्न प्रक्रियाओं से, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह स्थिर होता है। जैसे कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 32, यानी 3:8। अगर इसको सरल करेंगे तो कितना हो गया 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे हम जिस विधि द्वारा प्राप्त करें, उसमें उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो द्रव्यमान का अनुपात है वो सदैव 3:8 होता है। इसी तरह से बच्चों जल है, जल H2O। अब इस जल को चाहे जिस भी विधि से प्राप्त करो, चाहे जहां से प्राप्त करो, चाहे इसको नल से प्राप्त करो, चाहे इसको कुएं से प्राप्त करो, चाहे इसको झील से प्राप्त करो, चाहे इसको नदी से प्राप्त करो, चाहे हैंडपंप से प्राप्त करो, इसमें जो द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 या 1:8। यानी इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होगा बच्चों वो स्थिर होगा, यानी 1:8 होगा। तो इस तरह से बच्चों स्थिर अनुपात का नियम जो कहता है कि यौगिक चाहे जिस भी किसी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें जो तत्व होते हैं यौगिक में उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है स्थिर होता है। इसे कहते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम और तुल्य अनुपात का नियम और गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। धन्यवाद।